साथियों नमस्कार। भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है और देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जश्न मनाने के बीच में कुछ तत्व हमेशा की तरह ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने दिखा दिया है कि क्रिकेट जैसे सेक्युलर विषय पर, एक ऐसे विषय पर जिसमें देश के तमाम लोगों, बड़े बच्चे सभी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसको भी वो धर्म और मजहब और ऐसी जरा जरा सी चीजों में उलझा करके शर्मनाक रूप देना चाह रहे हैं। चाहे मऊ का मामला हो, इंदौर का मामला हो, संभल का मामला हो, जगह जगह छिटपुट घटनाएं ऐसी आने लगी हैं जो दिखाती हैं कि इस देश में सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है कुछ लोगों को पत्थर मारने का, उपद्रव फैलाने का और माहौल में तनाव लाने का और खुशी में खलल डालने का। लेकिन आज इस अड्डा में हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की बात लगातार चल ही रही है। साथियों, आज हम अपना रुख कर रहे हैं नेपाल की ओर, काठमांडू की ओर और भगवान पशुपतिनाथ के नगर की ओर, क्योंकि वहां एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है और इससे उलटफेर की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। तो साथियों, नेपाल में नया क्या हुआ है? वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि कुछ सालों से नेपाल में राजनीतिक उठापटक, उलटफेर हर रोज की बात हो गई है। लेकिन ये मामला जो ताजा घटनाक्रम है, ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि रविवार को लंबे अंतराल के बाद, आप समझिए करीब 16, साढ़े 16 या 17 साल के बाद, नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र, जिन्हें नेपाल नरेश के पद से हटा दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि वहां किंगडम यानी जो राजशाही थी उसको कानूनन समाप्त करके एक सेकुलर देश घोषित कर दिया गया था। वो 16-17 साल के बाद ज्ञानेंद्र शाह काठमांडू लौटे रविवार के दिन, और जब वो काठमांडू में लैंड किया उन्होंने, तो वहां का जो माहौल था उसे देखकर मौजूदा सरकार के, प्रशासन के, पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ऐसी भीड़ वहां उमड़ी अपने पूर्व राजा का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, कि लोग हैरान रह गए और प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। काफी क्रैकडाउन, कड़ाई भी दिखाई प्रशासन ने लोगों को, लेकिन लोगों में उत्साह इस कदर था कि वो रुकने को तैयार नहीं थे, और इसलिए कई किलोमीटर तक एयरपोर्ट जाने और आने के रास्ते में पैदल चल के बुजुर्ग लोगों ने, युवा लोगों ने, सबने पैदल चल के, क्योंकि सारे रास्तों पे रेस्ट्रिक्शन कर दी गई, वो पैदल गए। और जिस तरह का उत्साह भीड़ में था, जो भावनात्मक एक प्रस्फुटन वहां पर था और जिस तरह के नारे लग रहे थे, उससे एक इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में कि क्या नेपाल के लोग फिर से आतुर हैं कि एक हिंदू किंगडम, एक हिंदू राज नेपाल का वापस, जो उसका चरित्र था ऐतिहासिक, वो वापस बहाल किया जाए, और एक सेक्युलर देश के रूप में जो डिक्लेरेशन हुआ था उसको लेकर अब लोगों में उस तरह का ना उत्साह रह गया है, ना वैसे दिलचस्पी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं लोग अपनी पुरानी व्यवस्था की तरफ उसको वापस लाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब ज्ञानेंद्र शाह ने लैंड किया त्रिभुवन एयरपोर्ट पर, तो एक साथ कम से कम 10,000 लोग थे, ये ऐसा ऑफिशियल एस्टिमेट है। लेकिन बहुत से काठमांडू के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बता रहे हैं कि संख्या कहीं ज्यादा थी, आधे ज्यादा लोग तो आने नहीं दिए गए वहां तक, एयरपोर्ट तक, और भीड़ जबरदस्त थी। 10,000 की संख्या कहना कम है। बहरहाल संख्या जो भी रही हो, पर उस भीड़ में जो उत्साह था, और बार बार ये कहना कि हमारे राजा को वापस लाओ, ये नारे लग रहे थे कि हमारे राजा का महल खाली कर दो, हमारे महाराज को वापस वहां आने दो, इस तरह की बातें हो रही थी, और हिंदू किंगडम दोबारा बहाल करो, इस तरह के मांग रखी जा रही थी। और क्या कहा लोगों ने वहां जो मौजूद थे, जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो लोग बार बार यही कह रहे थे
कि और दिलचस्प एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगी साथियों कि कई लोग वहां जो आए थे भीड़ में, वो ऐसे लोग थे जो वही लोग कुछ साल पहले उन प्रदर्शनों और उपद्रव में शामिल थे, उस सिविल वॉर में शामिल थे जो कि राजशाही को खत्म करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आज वही लोग आए थे अपने नरेश का, पूर्व नरेश का अभिवादन करने और ये कहने कि हम उस व्यवस्था को दोबारा चाहते हैं। तो आखिर लगभग ये 13 साल या 16 साढ़े 16 साल में ऐसा क्या हो गया साथियों कि जो लोग राजशाही को खत्म करना चाहते थे, एक सेकुलर सिस्टम बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया भी, वो अब ये चाहते हैं कि ज्ञानेंद्र शाह फिर से राजा उनको घोषित किया जाए, नरेश नेपाल का घोषित किया जाए और वही व्यवस्था वापस लाई जाए। तो साथियों, इसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह इसकी है राजनीतिक अस्थिरता। राजा एक थोड़ा सा, आप चूंकि आप में से खासकर जो युवा लोग हैं जो उस दौर को बहुत अच्छे से शायद याद नहीं होगा आपको, आप शायद याद करें कि 2001 में एक बहुत ही दुखद, बहुत ही दिल दहला देने वाले मैसेकर और घटनाक्रम के बाद ज्ञानेंद्र ने राजा की, वो राजा बने थे, उनकी ताजपोशी हुई थी, सिंहासन पर वो नेपाल नरेश बने थे। और लेकिन उसके बाद से माहौल काफी उथल-पुथल रहा। 2005 में कुछ लगातार सिविल वॉर और उपद्रव जैसी स्थितियां थी और तब ज्ञानेंद्र ने सदन को भंग करके और सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थे वो अपने हाथ में ले लिए थे। पर यह भी चलने लायक व्यवस्था थी नहीं, इसे खत्म होना ही था, इसका विरोध स्वाभाविक था। तो सड़कों पर विरोध हुआ और फिर उन्हें राजनीतिक दलों के साथ एक पीस डील, एक शांति का समझौता उनको करना पड़ा 2006 में। और फिर वो कहने को टाइटुलर नरेश रहे लेकिन व्यवस्था बदल चुकी थी। लेकिन अंततः 2008 में लगातार सिविल वॉर, लगातार उपद्रव से को न रोक पाने के चलते आखिरकार 2008 में नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और पूरी तरह से जो नरेश का की जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन था, उसको ही समाप्त कर दिया गया और ज्ञानेंद्र को अपना पैलेस छोड़ करके जाना पड़ा। और तब से वहां पर सेकुलर व्यवस्था कायम हो गई। राजा का पद भी खत्म कर दिया गया, राजशाही खत्म हो ही गई थी, साथ साथ उसको एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू देश भी नेपाल नहीं रहा, संविधान में वो सेकुलर घोषित कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ तो घटनाक्रम समझ में आया, तो फिर क्या बात है कि आज इस तरह से लोग वापसी के तरफ यानी उल्टे रास्ते जाने के लिए मांग बुलंद कर रहे हैं? साथियों, कारण बहुत साफ है। किसी भी देश में राजनीतिक उठापटक हो सकती है, उपद्रव हो सकते हैं, सिविल वॉर हो सकती है, लेकिन आखिरकार हर देश का नागरिक, वहां का निवासी एक शांति व्यवस्था चाहता है और स्थायित्व चाहता है। आप लोग अगर नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम को नियमित रूप से फॉलो करते रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि 2008 में जब ज्ञानेंद्र को हटा दिया गया और वो अपना महल, अपना पैलेस छोड़कर चले गए और सेकुलर व्यवस्था बहाल हो गई, तब से अभी तक यानी 16-17 साल के अंतराल में 13 बार वहां सरकार बदल चुकी है। 16-17 साल में नेपाल में 13 सरकारें शपथ ले चुकी हैं। कभी नेपाली कांग्रेस आती है, कभी माओवादिस्ट आ जाते हैं, कभी एक कोएलिशन गवर्नमेंट आती है, फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन होता है, फिर दूसरी व्यवस्था आती है। लेकिन कोई भी व्यवस्था आए, एक चीज जो स्थायी, उसका जो एक तत्व है उसमें, वो है जब से राजा के संस्थान को हटा दिया गया संविधान में, तब से चाइना का नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम में हर चीज को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना और प्रॉक्सी के तौर पे रिमोट से वहां के राजनीतिक हालात को चलाना। अब नेपाल की जनता भी इससे तंग आ चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और नेपाली आवाम जो अपनी बात को कभी, हमेशा वो अपनी बात को मुखर होकर रखने के लिए ऐतिहासिक रूप से जाने जाते हैं, अब उनमें ये मांग बुलंद होने लगी है कि 240 वर्षों का जो नेपाल नरेश
का इंस्टीट्यूशन था, उसको समाप्त करके 2008 में जो सेकुलर व्यवस्था बहाल की गई, वो विफल साबित हुई है। इट हैज बीन अ फेलियर। लोगों को वो नहीं मिला जो उनको उम्मीद थी, जो सब्जबाग दिखाए गए थे। और अब उन्हें लगता है कि नेपाल नरेश वापस आएंगे, वापस नरेश की जो का पद है वो बहाल होगा, राजा आएंगे, उसके साथ एक एक हिंदू व्यवस्था, हिंदू राष्ट्र का जो उनका एक स्वरूप था वो दोबारा बहाल होगा, और फिर पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट के चुनाव जैसे होते थे होंगे, और जो सरकार आएगी उसमें स्थायित्व भी होगा, और लोग अपने सामाजिक जीवन में भी ज्यादा बेहतर स्थिति में रह पाएंगे, क्योंकि माओइस्टों के प्रभाव ने, उनका ऐसा मानना है नेपाली जनता का कि माओइस्टों के प्रभाव ने उनके सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित कर दिया, और सरकार में जो अस्थिरता आई है वो तो हम आपको स्थिति बता चुके हैं। पर अब साथियों, इसका दूसरा पहलू ये है कि कई जो नेपाल में जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, टिप्पणीकार हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है, ज्ञानेंद्र के आगमन पर उनका अभिवादन करने के लिए जिस तरह का जनता के भावनाओं का रिफ्लेक्शन, वो प्रस्फुटन देखा जा रहा है, वो है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन लगता नहीं कि अभी इतनी आसानी से कोई व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। ठीक है, हो सकता है अब ज्ञानेंद्र के, अब चूंकि लोगों में वो नफरत भड़काने का खेल खत्म हो गया, आप नरेश के खिलाफ जो एक सड़कों पर प्रदर्शन और नफरत का माहौल बनाया गया था वो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी दोबारा पुरानी व्यवस्था बहाल होने के का हो पाए ये कहना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर साथियों, अब जो नेपाल में राजनीतिक स्थिति है, बेशक अस्थिरता तो चल ही रही थी, लेकिन अब ये जो नया एक घटनाक्रम हुआ है ये बहुत दिलचस्प है, और हमारे पड़ोसी देश में जिससे हमारे सदियों के, हमारे सामाजिक, हमारे कल्चरल, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हमारे संबंध हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले, वहां क्या होगा ये देखना नेपाली जनता के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारे लिए भी काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही। काठमांडू की तरफ नजर बनाए रखिएगा। जय पशुपतिनाथ।